घास। माही को मेटाफिजिकल दुनिया पर गन जैसे हथियारों के जरिए कुछ बंधन लगाने से कोई ऐतराज नहीं था। अगर कोई रोक टोक ना हो तो सुपर पावर रखने वाले लोग इंसानों को यूं ही मारने लगे और खुद को सबसे ऊपर समझने लगे। ठीक वैसे ही जैसे ब्लैक मैजिक मास्टर कामाक्ष, जिसकी नज़र में आम लोगों की जिंदगी घास के बराबर थी। अगर हथियारों का दबाव ना होता तो ऐसे लोगों को दिल में जरा सा भी डर या मर्यादा नहीं रहती। माही को किसी तरह के बंधन से डर नहीं था, क्योंकि उसके मन में कोई गलत इरादा नहीं था। वह तो यही चाहती थी कि पूरा समाज ज़्यादा शांत और सुरक्षित हो। हथियारों से आने वाले बंधनों से वही लोग डरते हैं जिनके दिल में आचार्य वरिष्ठ जैसी काली नीयत छुपी होती है। आचार्य वरिष्ठ ने भारी आवाज में कहा, तुम बहुत भोली हो। अगर कभी मेटाफिजिक्स मैनेजमेंट ऑफिस ने ही यही हथियार तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर दिया तो? माही ने सिर हिलाया और शांति से बोली, वह मुझसे क्यों निपटेंगे? मैं शुरू से ही मेटाफिजिक्स मैनेजमेंट ऑफिस का हिस्सा हूँ। कोई अपने ही लोगों पर गोली क्यों चलाएगा? वह इन हथियारों के बनने में खुद अहम भूमिका निभा चुकी थी। उसका यह कदम ऊपर बैठे लोगों को साफ बता रहा था कि उसने कोई निजी स्वार्थ नहीं है और वह खुद भी गन के बंधन से नहीं डरती। यह एक तरह से उसकी साफ नीयत और भरोसे का सबूत था। माही और सीनियर वेदांत दोनों की ताकत मेटाफिजिकल दुनिया में पहले ही बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी थी। अगर कोई रोक टोक ना होती तो देश को भी चैन से बैठना मुश्किल हो जाता। माही का यह कदम उन मेटाफिजिकल मास्टर्स को भी जगाने के लिए था जो चुपचाप सब देख रहे थे। इस देश में सबसे ताकतवर कोई दार्शनिक एसोसिएशन नहीं बल्कि खुद देश है। सबको देश के कानून और नियम मानने होंगे। कोई भी मनमर्जी से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आचार्य वरिष्ठ ने देखा कि माही अब भी उसकी बात से सहमत नहीं हो रही, तो उसने और साफ शब्दों में कहा, तुम कैसे यकीन कर सकती हो कि मेटाफिजिक्स मैनेजमेंट ऑफिस का हर इंसान अच्छा ही है? अगर किसी ने तुम्हें हटाने का फैसला कर लिया तो किसी वजह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके हिसाब से जैसे ही ऐसे हथियार बने, वे मेटाफिजिकल मास्टर के सिर पर लटकती तलवार बन गए। माही ने बिना झिझक जवाब दिया, मुझे देश पर भरोसा है और इंसाफ पर भी। तुम जैसे लोग जिन्होंने इतने जघन्य अपराध किए हैं, ये बात कभी नहीं समझेंगे। फिर वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। जो लोग कानून तोड़ने के आदी होते हैं और खुद को दूसरे से ऊपर समझते हैं, उन्हें बंधन बिल्कुल पसंद नहीं आते। माही जानती थी कि आचार्य वरिष्ठ के दिल में क्या चल रहा है। उसने इतने गलत काम किए थे, इतने लोगों को नुकसान पहुंचाया था, तो सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। अगर उसे सज़ा ना दी जाती तो वह सीधा अन्याय होता। जब आचार्य वरिष्ठ ने देखा कि माही उसकी हर सोच समझ चुकी है, तो वह ठंडे स्वर में हंसा, हा हा, फिर मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम खुद अपने किए का नतीजा भुगतोगे। अगर मैं इस मुसीबत से बच गया तो तुम्हें जिंदा चमड़ी उधेड़ दूंगा। माही, इंतजार करना। उस पल से माही उसके लिए सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी और वह बदला देने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देने का इरादा कर चुका था। माही मुस्कुराई और बोली, फिक्र मत करो, तुम्हें गिरफ्तार होने के बाद जिंदा जेल से बाहर आने का मौका ही नहीं मिलेगा। बदला लेना है, अगली जिंदगी में सोचना। वह पहले ही तय कर चुकी थी कि आचार्य वरिष्ठ पकड़ा गया तो सबसे पहले उसका डेंटियन पूरी तरह बेकार कर दिया जाएगा, ताकि वह दोबारा कभी अपनी मैजिक पावर इस्तेमाल ना कर सके। भला कोई इतने बड़े अपराधी, वो भी अपंग हालत में, बचाने की मेहनत क्यों करेगा? मिनिस्टर रोहन और उनके साथ मौजूद दो लोगों ने फिर से हमला तेज कर दिया। मैजिक पावर डिसेंपलिंग बुलेट्स का बड़ा हिस्सा आचार्य वरिष्ठ के शरीर पर लगा। उसकी मैजिक पावर लगातार गिरती जा रही थी और उसकी रफ्तार पहले से कई ज़्यादा धीमी हो चुकी थी। भागते हुए आचार्य वरिष्ठ चिल्लाया,
मिस्टर रोहन, याद रखना, अगर तुमने मुझे गिरफ्तार किया तो जिंदगी भर मेटाफिजिक्स मैनेजमेंट ऑफिस के डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। अच्छे से सोच लो। उसे अपने राजनीतिक संबंधों पर पूरा भरोसा था। मिस्टर रोहन ने ठंडे स्वर में कहा, डायरेक्टर बनो या ना बनो, तुम्हें सजा जरूर दिलाऊंगा। ऐसे बड़े दानव को अगर आज ना पकड़ा गया तो आने वाले समय में ना जाने कितने और लोग बर्बाद होते। आचार्य वरिष्ठ का चेहरा सख्त हो गया। तुम सोचते हो कि सिर्फ पकड़ लेने से मुझे सजा दिलाओगे? मेरे राजनीतिक दुनिया में लोग हैं, मैं फिर भी छूट जाऊंगा, लेकिन तुम खतरे में पड़ जाओगे। समझदारी दिखाओ, मुझे अभी छोड़ दो। अगर तुम माही को मार दोगे तो मैं तुम्हें डायरेक्टर बना दूंगा। मिस्टर रोहन और ज़्यादा गुस्से में आ गए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं डायरेक्टर बनने के लिए यह सब कर रहा हूँ? अगर मुझे डर न होता कि यह पद किसी गलत इंसान के हाथ में चला जाएगा तो मैं इसके लिए लड़ता ही नहीं। तुम जैसे लोग जिन्हें सिर्फ नाम और दौलत चाहिए, ये बात कभी नहीं समझोगे। बचपन से ही मिस्टर रोहन का सपना सिर्फ एक था, पुलिस ऑफिसर बनना। बाद में किस्मत से वह मेटाफिजिक्स मैनेजमेंट ऑफिस पहुंच गए और पिछले 10 सालों से वही काम कर रहे थे। इन सालों ने उनके स्वभाव को लोहे की तरह मजबूत बना दिया था। डिसाइपल, माही मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में ठंडक थी। तुम बाप बेटे सच में एक जैसे हो, एक ही तरह के लोग, उसने शांति से कहा। मास्टर प्रेम को वह पोजीशन तुमने ही दिलवाई थी ना? यह मास्टर डिसाइपल रिलेशनशिप सच में बहुत धोखेबाज है। जो लोग खुद पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हमेशा लगता है कि सामने वाला भी वैसा ही होगा। माही, आचार्य वरिष्ठ की आवाज़ ठंडी और तेज थी। उसी पल उसके दिमाग में एक शक उभरा। उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गई। अब समझ आया। वह दांत पीसते हुए बोला, तू डेथ ट्रिब्यूलेशन से बच कैसे गई? यह सब तेरे उस बदनसीब मास्टर ने किया? उसने सीक्रेट टेक्निक से तेरी किस्मत बदल दी। हाँ, यही सच है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा रहस्य पकड़ लिया हो। माही ने जब मास्टर डिसाइबल की बात की तो आचार्य वरिष्ठ को तुरंत अपने जूनियर और सीक्रेट टेक्निक की याद आ गई। तुम उनके सीनियर ब्रदर कहलाने लायक ही नहीं हो। माही की आवाज़ में बर्फ जैसी ठंडक थी। आचार्य वरिष्ठ पागलों की तरह सिर हिलाने लगा। मुझे पछतावा है, बहुत पछतावा है। मुझे पहले ही तुम्हें और तुम्हारे मास्टर को मार देना चाहिए था। कम से कम तुम दोनों स्वर्ग में साथ होते। तुम जैसे लोग नियम तोड़ने के अलावा कुछ नहीं जानते। आम लोगों के लिए माही ने मेटाफिजिक्स मास्टर के बनाए नियम तोड़े थे और उनके सिर पर तलवार रख दी थी, और उन्हीं आम लोगों के लिए उसके मास्टर राजेश ने भी उसका विरोध किया था और चोरी की गई लक वाले लोगों की चुपचाप मदद की थी। आचार्य वरिष्ठ को यह सब समझ ही नहीं आता था। हम सब मेटाफिजिक्स मास्टर हैं, वह गुर्राया। साथ मिलकर चैन से रहना इतना मुश्किल था क्या? राजेश ने उसकी लक छीनने वाली पूरी प्लानिंग बर्बाद कर दी थी। कम वक्त। आचार्य वरिष्ठ की बातें सुनते ही माही की आंखों में ठंडक और गहरी हो गई। उसके चेहरे पर ऐसी परत जम गई जैसे बर्फ की चादर। वह धीरे धीरे बैलफुल और होल से बाहर निकली। उसने मोहित की तरफ देखा। मुझे डिवाइस और गन दो। ठीक है। मोहित ने बिना एक पल गवाए रेड फ्लेम्स कंट्रोल करने वाला डिवाइस और मैजिक पावर डिसेबलिंग गन माही के हाथ में थमा दी। डिवाइस पकड़ते ही माही ने रेड फ्लेम्स को कंट्रोल किया। अगले ही पल आग की लपेटें आचार्य वरिष्ठ की तरफ झपट पड़ी। उसकी मूवमेंट तेज थी, फुर्तीली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन लपटों की अपनी आंखें हों। आचार्य वरिष्ठ की खुली त्वचा झुलसने लगी। आह, बहुत दर्द हो रहा है, वह चीख उठा। यह कमबख्त चीज दूर रह। हवा में जली हुई चमड़ी की बदबू फैलने लगी।
माही ने सही मौका देखकर मैजिक पावर डिसेबलिंग गन उठाई और अपनी धार्मिक पावर के साथ फायर किया। लगभग हर बुलेट आचार्य वरिष्ठ को लगी और उसकी मैजिक पावर तेजी से गिरने लगी। आह, मार डाला मुझे, बहुत दर्द है, वह तड़पते हुए चिल्लाया। उसकी पेन नर्व्स पहले ही बहुत सेंसिटिव थी। सैकड़ों सालों से उसे चोट नहीं लगी थी। अब उसका शरीर बूढ़ा हो चुका था और रिकवरी एबिलिटी लगभग खत्म हो चुकी थी। कई जगहों पर उसकी चमड़ी पूरी तरह जल चुकी थी। वह चलते फिरते एक खून से सना इंसान लग रहा था। आचार्य वरिष्ठ सच में रोना चाहता था, लेकिन आंसू तक नहीं बचे थे। उसके शरीर से तेज बदबू आ रही थी और जले हुए घावों से उठता दर्द उसे बेहोशी की कगार पर ले जा रहा था। माही लगातार फायर करती रही। एक एक बुलेट उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में लगी। यह उसके मास्टर्स के लिए लिया गया बदला था। आधी मिनट बाद आचार्य वरिष्ठ की सारी मैजिक पावर खत्म हो चुकी थी। उसके पैर जवाब दे गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बाहर की तरफ उभरी हुई थी, लाल और खून से भरी। चेहरे पर बेइज्जती, नफरत और बेबसी साफ झलक रही थी। वह हार कैसे सकता था? वह दार्शनिक टेम्पल का एबॉट था, जिसे हर जगह सम्मान मिलता था। वह कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक बड़ा सीनियर था। आचार्य वरिष्ठ ने माही को घूरते हुए भारी आवाज में कहा, माही, कमबख्त लड़के, अगर मैं भूत भी बन गया ना, तब भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। मरने के बाद मैं तेरे मास्टर से बदला लूंगा। माही उसके पास आई। उसके होठों पर हल्की सी हंसी थी। आचार्य वरिष्ठ, उसने तंज से कहा, तुम तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हमेशा नीचा दिखाते थे ना, अब बताओ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हारने का फील कैसा है? उसके कपड़े बिल्कुल साफ थे, चेहरे पर परफेक्ट स्माइल थी। इस लड़ाई का उस पर जरा सा भी असर नहीं पड़ा था। आचार्य वरिष्ठ की हालत से तुलना करो तो माही और भी ज़्यादा एलिगेंट लग रही थी। आचार्य वरिष्ठ ने दांत भींचे, अभी आखिरी स्टेप नहीं आया है, इतना खुश मत हो। हार कर भी वह सिर ऊंचा रखना चाहता था। माही मुस्कुराई और पीछे खड़े मिनिस्टर रोहन की तरफ देखकर बोली, मिनिस्टर रोहन, मुझे हमेशा से सेफ खेलना पसंद है। क्यों ना यहीं इसकी मैजिक पावर पूरी तरह क्रिपल कर दी जाए। अगर आप चाहे तो यह काम मैं कर दूंगी। मेटाफिजिक्स मैनेजमेंट ऑफिस की प्रिजन तक ले जाते हुए अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो वह अच्छा नहीं होगा। जिद। माही किसी भी हालत में आचार्य वरिष्ठ को दोबारा उठने का मौका नहीं देना चाहती थी। ऐसा मौका देना मतलब आने वाले समय में और बेगुनाहों की जिंदगी खतरे में डालना। मिनिस्टर रोहन ने गंभीरता से सिर हिलाया। धन्यवाद। इसके बाद मेटाफिजिक्स मैनेजमेंट ऑफिस के दो लोग आचार्य वरिष्ठ को जमीन पर पलटाते हैं। माही आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में कोई हिचक नहीं थी। उसने अपनी तेज किलिंग और सीधे आचार्य वरिष्ठ के दैंटियन में भेज दी। एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। धड़ाम। आचार्य वरिष्ठ का दैंटियन पूरी तरह तबाह हो चुका था। नहीं! आचार्य वरिष्ठ की चीख पूरी जगह में गूंज उठी। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। आंखों में असहाय गुस्सा और ना मानने वाली जिद साफ दिख रही थी। उसने इतने सालों तक कल्टीवेशन किया था और आज सब कुछ एक ही पल में खत्म हो गया। वह और मास्टर राजेश दोनों बचपन से ही अपने मास्टर द्वारा गोद लिए गए थे। बड़े सीनियर ब्रदर होने के नाते आचार्य वरिष्ठ ने हमेशा खुद को सबसे ज़्यादा मेहनती माना, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, हर बार कल्टीवेशन के दौरान मास्टर राजेश उससे आगे निकल जाता था। बाद में आचार्य वरिष्ठ को समझ आया कि टैलेंट क्या होता है। टैलेंट की इस जंग में वह हर बार मास्टर राजेश से हारता रहा। फिर मास्टर प्रेम का जन्म हुआ। आचार्य वरिष्ठ को लगा था कि कम से कम उसका बेटा उससे बेहतर निकलेगा, लेकिन हकीकत उससे भी ज़्यादा क्रूर थी। मास्टर प्रेम का टैलेंट उससे भी कमज़ोर था।
अगर कोई रास्ता नहीं निकाला जाता तो वह बस कुछ दशकों से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। आचार्य वरिष्ठ इसे मानने को तैयार नहीं था और मास्टर प्रेम भी नहीं। दोनों ने मिलकर किस्मत छीनने का तरीका खोजा। दूसरों की लक छीनकर मास्टर प्रेम की लाइफ बढ़ाते रहे, लेकिन हादसा फिर भी हो गया। किसी तरह मास्टर राजेश को उनके कामों की भनक लग गई। उस दिन के बाद मास्टर राजेश हर बार उनके रास्ते में खड़ा रहा। जिन लोगों की लक छीनी गई थी उन्हें वह बचाता रहा और कई बार चुपके से आचार्य वरिष्ठ और मास्टर प्रेम की प्लानिंग भी खराब कर देता। आखिरकार आचार्य वरिष्ठ का सब्र टूट गया। उसने मास्टर राजेश पर हमला कर दिया। जिस दिन मास्टर राजेश मरा था उस दिन आचार्य वरिष्ठ खुशी से पागल हो गया था। उसे लगा था कि अब वह इस पूरे मेटाफिजिक्स वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा। मास्टर राजेश की मौत के बाद कभी कभी उसे हल्की सी तन्हाई महसूस होती थी, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। मगर आज आज उसी मास्टर राजेश के शिष्य ने उसका कल्टीवेशन खत्म कर दिया था। क्या यही कर्मों का चक्र था? यह सोचते ही आचार्य वरिष्ठ का खून उफान पर आ गया। उसने पफ की आवाज़ के साथ खून उगल दिया। माही ने उसकी हालत देखकर ठंडी हंसी हंस दी। मरने के बाद मेरे मास्टर से माफ़ी ज़रूर मांगना, वरना अगर मौका मिला तो मैं मरने के बाद भी तुमसे बदला लूँगी। वह जानबूझकर इस बूढ़े को और चिढ़ा रही थी। आचार्य वरिष्ठ जोर जोर से खांसने लगा। चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। इंतजार करना। वहाँ मौजूद लोग मन ही मन आचार्य वरिष्ठ पर तरस खा रहे थे। किसी और से पंगा लेता तो शायद बच जाता, लेकिन उसने जानबूझकर माही को उकसाया था। रियलिटी शोज में माही की जुबान पहले ही बहुत खतरनाक मानी जाती थी, मगर आज सबको समझ आ गया कि असल ज़िंदगी में वह और भी ज़्यादा डरावनी है। सबने दिल में ठान लिया कि आगे से माही को पूरा रिस्पेक्ट देना है, वरना अंजाम ऐसा होगा जिसे कोई भी झेल नहीं पाएगा। अब जब यह खत्म हो गया तो मास्टर प्रेम की बारी है। माही मास्टर प्रेम के पास गई और बिल्कुल वही किया। उसका भी डेंटियन पूरी तरह से क्रिपल कर दिया। वह किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मास्टर प्रेम पहले से ही बेहोश था। उसे कुछ महसूस भी नहीं हुआ। यह देखकर आचार्य वरिष्ठ गुस्से से फिर खून उगल बैठा। उसकी हालत ऐसी थी जैसे बस अभी गिरकर मर जाएगा, मगर माही जानती थी कि वह सिर्फ गंभीर रूप से घायल है, मरने के करीब नहीं। मेटाफिजिक्स मैनेजमेंट ऑफिस के लोग तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने मास्टर प्रेम और आचार्य वरिष्ठ दोनों को हथकड़ी लगा दी। कर्णित और बाकी लोग पहले ही मारे जा चुके थे। इसके बाद मेटाफिजिक्स मैनेजमेंट ऑफिस की टीम प्राचीन बैटलफील्ड से बाहर निकलने लगी। मोहित सबसे आगे चल रहा था, सबको एस्कॉर्ट करते हुए। सबसे आखिर में मिनिस्टर रोहन रुके। उन्होंने माही से कहा, माही, इस बार तुम्हारे और नए वेपन की वजह से ही हम इन दोनों को पकड़ पाए, वरना हमारा ऑफिस कुछ भी नहीं कर पाता। तुमने बहुत मेहनत की है। माही मुस्कुरा दी। ये मेरा फर्ज है। मैं भी मेटाफिजिक्स मैनेजमेंट ऑफिस का हिस्सा हूँ, और वैसे भी ये बाप बेटा मेरे दुश्मन थे, इस वजह से तो मुझे और भी शामिल होना ही था। धन्यवाद कहने की ज़रूरत नहीं। मिनिस्टर रोहन भी मुस्कुराए। सही कहा, तुम भी हमारे ऑफिस का हिस्सा हो। अगर वह ज़्यादा औपचारिक तरीके से शुक्रिया कहते तो ऑफिस और माही के बीच दूरी आ जाती, लेकिन इनाम तो तय था। इस साल के रिवॉर्ड्स आते ही वह देखेंगे कि माही को क्या चाहिए। माही ने याद दिलाया, अब जब ये दोनों पकड़े जा चुके हैं तो सेकेंड डिपार्टमेंट के उन लोगों पर भी एक बड़ा एक्शन लेना होगा। आगे अभी एक और मुश्किल लड़ाई बाकी है। बिल्कुल, मिनिस्टर रोहन की आंखों में दृढ़ता चमक उठी। मुझे यह सब बहुत पहले से साफ कर देना चाहिए था। अब जब ये दोनों हमारे हाथ में हैं तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं। मैं चलता हूँ। इस बुलफुल ऑरा होल को संभालने के लिए तुम्हें और वेदांत को तकलीफ दूंगा। माही ने सिर हिलाया और उन्हें जाते हुए देखा। वो फिर से बेलफुल ऑरा होल के पास लौटी और अपनी मैजिक पावर से उसे सूद करने लगे।
तभी उसे सीनियर वेदांत में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। माही ने पूछा, क्या हुआ? सीनियर वेदांत ने अपनी सोच समेटी, थोड़ी देर चुप रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, मुझे लगातार यह महसूस हो रहा है कि ये बेलफुर ऑरा होल इतना आसान नहीं है। इसके अंदर कोई और ताकत छुपी हुई है जो मेरे मन को भी थोड़ा अस्थिर कर रही है। ये सुनते ही माही का चेहरा गंभीर हो गया। वेदांत पहले से ही बहुत स्ट्रांग था और उसका माइंड भी बेहद स्टेबल रहता था। अगर ये फुल ऑरा होल उसके मन को प्रभावित कर पा रहा था तो साफ था कि मामला साधारण नहीं था। ये बेलफुर ऑरा होल सच में आसान नहीं था। क्या तुम्हें और कुछ महसूस हो रहा है? माही ने तुरंत पूछा। वेदांत ने धीरे धीरे कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बेलफुल ऑरा होल की अपनी एक कॉन्शियसनेस है, जैसे ये मुझे निगल लेना चाहता हो, और इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशन भी है। वह एनर्जी किसी इंसान की भी हो सकती थी या किसी और चीज़ की। अभी साफ अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। माही ने बेलफुल ऑरा होल की संख्या को लगातार कम होते देखा, फिर थोड़ी देर सोचकर बोली, मुमकिन है कि कोई और इस बेलफुल ऑरा होल को कंट्रोल कर रहा हो। उसे यहाँ क्या हुआ इसकी जानकारी मिल गई हो और उसने ऑरा को ट्रांसफ़र कर दिया हो। इतने कम समय में अगर किलिंग ऑरा गायब हो रही थी तो बिना किसी के कंट्रोल के ऐसा होना नामुमकिन था। अगर सच में कोई इसे कंट्रोल कर रहा था तो वह कौन था? वेदांत की आवाज़ ठंडी हो गई। मुझे इसमें गहरी नफरत महसूस हो रही है। अजीब बात यह है कि वह एनर्जी मुझे बहुत जानी पहचानी भी लगती है और फिर भी अजनबी, जैसे कोई पुराना दुश्मन हो। उसकी सेंस हमेशा सटीक रहती थी, वह गलत नहीं हो सकता था। माही ने सिर हिलाया। ठीक है, पहले इस बेलफुल ऑरा होल को पूरी तरह प्यूरिफाई करते हैं, फिर आचार्य वरिष्ठ और इस बेलफुल ऑरा होल के बीच के रिश्ते की जांच करेंगे। अगर वह जगह मिल गई जहां यह बेलफुल ऑरा होल बना था तो शायद एक बहुत बड़ा सीक्रेट सामने आ जाए। माही को साफ महसूस हो रहा था कि आज जो कुछ भी हुआ उस पर कोई न कोई नज़र रखे हुए था। आचार्य वरिष्ठ और मास्टर प्रेम से निपटने के बाद भी मामला पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था। वेदांत ने कहा, ठीक है, फिर जांच करेंगे। अगर वह जांच नहीं करता तो उसे चैन नहीं मिलता। उससे अच्छी तरह पता था कि कितने लोग उसके इमोर्टल बॉडी पर नज़र लगाए बैठे हैं। उसका अस्तित्व खुद में ही एक फैट मिथ की तरह था जो लालची निगाहों को खींचता था। दोनों ने मिलकर बेलफुल ऑरा होल को पूरी तरह प्यूरिफाई किया। उसके बाद उन्होंने प्राचीन बैटलफील्ड के चारों ओर एक एरे फॉर्मेशन बना दिया ताकि कोई बाहरी इंसान अंदर ना आ सके। 2 दिन बाद रात के समय माही अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। निकिता अरोरा। माही दी, मैंने सुना है कि वह आदमी पकड़ा गया है। अबीर और मैं चाहते हैं कि ऑफिशियली अनाउंस होने से पहले हम उसका पेरेंट्री टेस्ट करा लें। निकिता के दिल में अब भी डर था। उसे डर था कि कहीं मेटाफिजिक्स मैनेजमेंट ऑफिस ने गलत इंसान को तो नहीं पकड़ लिया और उसकी उम्मीदें बेकार ना निकल जाए। वह हमेशा जानती थी कि वह आदमी बहुत पावरफुल है। माही ने रिप्लाई किया, ठीक है, अबीर से बात कर लो और कल मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें मेटाफिजिक्स मैनेजमेंट ऑफिस ले चलूँगी। अगली सुबह दोनों टाइम पर माही के पास पहुँच गए। माही उन्हें सबसे पहले मास्टर प्रेम के पास ले गई। मास्टर प्रेम के बाल बिखरे हुए थे, पूरा शरीर सिकुड़ा हुआ, हालत बिल्कुल एक भिखारी जैसी थी। लक्ष्य जाने के बाद वह बूढ़ा, बदसूरत और दयनीय लग रहा था। निकिता और अबीर ने पेरेंटिटी टेस्ट कराया। रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो गया कि वह दोनों मास्टर प्रेम की ही बच्चे थे। अबीर ने बेबसी से कहा, मेरी माँ ने उसे इतने सालों तक चाहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लक ख़त्म होने के बाद वह ऐसा झुर्रियों भरा बूढ़ा बन जाएगा। अगर माँ को यह पता चलता तो ना जाने वह क्या सोचेगी। इतने सालों में भावनाएं तो बन ही जाती है।
मगर वह सब इसके लायक थी या नहीं, यह अलग बात थी। माही हल्के से मुस्कुराई। मीनाक्षी जी को दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। चाहो तो तुम उससे मिलकर उसे खुद बता सकते हो। ये किसी का दिल मारने जैसा था। अबीर हंस पड़ा। यही तो मैं सोच रहा था। माही ने थोड़ी देर सोचकर कहा, थोड़ा इंतजार करते हैं। जब मेटाफिजिक्स मैनेजमेंट ऑफिस इंट्रोगेशन के बाद बाहर अनाउंस करेगा तब तुम मीनाक्षी जी को बताना। ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी पब्लिक करना ठीक नहीं था। मेटाफिजिक्स मैनेजमेंट ऑफिस के अंदर भी बड़ी सफाई चल रही थी। वो किसी को अलर्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन मास्टर प्रेम और आचार्य वरिष्ठ के पकड़े जाने की खबर बाहर तो जानी ही थी। आखिर एक दार्शनिक एसोसिएशन का चीफ डिसाइपल था और दूसरा दार्शनिक टेम्पल का गुरु। दोनों ही मशहूर नाम थे। उनके क्राइम पब्लिक होने के बाद सज़ा तय होनी ही थी। लोगों को बताना भी जरूरी था ताकि गलत इरादे रखने वालों को चेतावनी मिले। अबीर ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। निकिता ने भी कहा, मैं भी पब्लिक होने के बाद अपनी माँ को बता दूंगी। उम्मीद है तब उसे समझ आएगा कि उसकी गलती कितनी हास्यास्पद थी। वैसे भी उसके पिता और माँ का डिवोर्स हो चुका था। उसे इस बात का डर नहीं था कि उसकी माँ वापस आकर परेशान करेगी। माही ने उनके फैसले का पूरा सपोर्ट किया। तभी उसे सच में राहत महसूस हुई। दुश्मन की बेटी। निकिता अरोरा और अबीर को भेजने के बाद माही ने विक्रम जी को कॉल किया और उन्हें बताया कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड आखिरकार पकड़ा जा चुका है। उसने बिना कुछ छुपाए सालों पहले अपने अपहरण की सच्चाई भी उन्हें बता दी। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर विक्रम जी की आवाज़ गुस्से से कांप उठी। माही, क्या तुम कह रही हो कि अरनिया जी को सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने नताशा को अपने पास ही रखा? हाँ, माही ने शांत स्वर में जवाब दिया। उस दिन मास्टर प्रेम ने सब कुछ साफ साफ बताया था। ये सुनते ही विक्रम जी की गर्दन की नसें उभर आई। उनका चेहरा गुस्से और नफरत से सख्त हो गया। उन्हें पहले से ही शक था कि नताशा का ओबरॉय फैमिली में आना किसी बड़ी साजिश से जुड़ा है। उसकी पहचान शुरू से ही संदिग्ध थी। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नताशा उसी इंसान की बेटी निकलेगी जिसने माही को अगवा करवाया था। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि नताशा की मॉम भी उसी साजिश में शामिल थी। ये लोग हद से ज़्यादा नीचे गिर चुके थे। 20 साल से ज़्यादा समय तक उन्होंने अपनी दुश्मन की औलाद को पाला था और उनकी पत्नी अरनिया जी उस नताशा पर जान छिड़कती रही। कई बार माही को उसी के लिए डांटा और नीचा दिखाया। विक्रम जी ने ठंडी और कड़वी आवाज़ में कहा, मुझे तो लगता है अरनिया जी पर कोई साया चढ़ गया है। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या। पता नहीं उनके दिमाग में चलता क्या है। वह अरनिया जी को अब समझ ही नहीं पा रहे थे, बल्कि जो कुछ भी उन्होंने किया था उसके लिए उन्हें अरनिया जी से नफरत होने लगी थी। माही हल्के से मुस्कुराई। वह हमेशा से ऐसी ही तो रही है। मुझे इसमें कुछ भी नया नहीं लगा। अरनिया जी को बहुत पहले से ही पता था कि माही उनकी असली बेटी है। फिर भी वह नताशा के साथ खड़ी रही। यहाँ तक कि जब उन्हें ये भी पता चल गया कि नताशा उनके दुश्मन की बेटी है, तब भी वह उसे छोड़ नहीं पाई। या यूँ कहे कि अरनिया जी को अब भी नताशा की ज़रूरत थी। फायदे के बिना वह किसी को अपने पास नहीं रखती थी। उनके लिए हमेशा फ़ायदा पहले आता था। हाय, विक्रम जी ने गहरी सांस ली। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। शायद इस वक्त उन्हें माही को दिलासा देना चाहिए था, लेकिन वह जानते थे कि माही हमेशा से मजबूत रही है। उसे तसल्ली देने का हक उन्हें नहीं था, इसलिए चुप रहना ही बेहतर समझा। थोड़ी देर बाद माही ने कहा, एक बात और तैयार रहिए।
माँ बेटी के बीच जल्दी ही जंग छिड़ने वाली है। अगर कोई पुराना काम करना हो तो पहले कर लीजिए, बाद में हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि कुछ भी करना मुश्किल हो जाएगा। जब अरनिया जी और नताशा आमने सामने होगी तो सबसे पहले अरनिया जी विक्रम पर ही हमला करेगी। उस वक्त विक्रम जी के लिए कुछ भी करना आसान नहीं रहेगा। ये सुनकर विक्रम जी का दिल भारी हो गया। दुख इस बात तक का था कि उनकी जिंदगी में ऐसी पत्नी रही और उनकी अपनी बेटी को इन घरेलू झंझटों से गुजरना पड़ा। एक पिता के तौर पर उन्हें लगा कि वह अपना फर्ज निभाने में असफल रहे। हालांकि वह जानते थे कि अब वह माही के पिता नहीं रहे, लेकिन दिल इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। विक्रम जी ने गहरी आवाज में कहा, ठीक है, मैं अरनिया जी से डिवोर्स लेना चाहता हूँ। डिवोर्स एग्रीमेंट साइन होने से पहले तुम कोई कदम मत उठाना। माही को हल्की सी हैरानी हुई। आपने सोच लिया है? हाँ, विक्रम जी ने बिना हिचक जवाब दिया। मैंने ये फैसला बहुत पहले तय कर लिया था। अगर बच्चों की वजह ना होती तो वह बहुत पहले ही अरनिया जी से अलग हो चुके होते। उन्होंने उन्हें कई मौके दिए, लेकिन हर बार अरनिया जी ने उन्हें और ज़्यादा निराश किया। उनका दिल ठंडा पड़ चुका था। शायद अब अलग होने का वक्त आ ही गया था। उन्हें नताशा पसंद है ना, तो आगे की जिंदगी वह नताशा के साथ ही बिताए। मैं अब इस सब से बाहर हूँ। ठीक है, माही ने सहजता से कहा। एग्रीमेंट साइन होने के बाद मुझसे संपर्क कीजिए। टाइम लिमिट 3 दिन का ही है। माही समझती थी कि अगर अरनिया जी और नताशा के रिश्ते में दरार पड़ गई तो अरनिया जी कभी डिवोर्स के लिए तैयार नहीं होगी। अब जब विक्रम जी को सही वजह मिल गई थी, वह यह मौका गंवाना नहीं चाहते थे। थोड़ा रुककर विक्रम जी ने आगे कहा, एक और बात, मैं नताशा के असली माता पिता पर ट्रैफिकिंग का केस भी करूंगा। तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। उनके दिल में जमा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। पिछले कुछ दिनों से वह यही सोच रहे थे कि अगर माही उस समय गायब ना हुई होती तो अब्रय फैमिली की जिंदगी कैसी होती। शायद वह एक खुशहाल फैमिली होते। माही की आंखों में ठंडक और सख्ती झलक उठी। आप ना भी करें तो भी मैं करूंगी। ऐसे गंदे लोग कानून की सजा के ही काबिल होते हैं। विक्रम जी ने सिर हिलाया। ठीक है, फिर ऐसा ही होगा। माही, मैंने तुम्हें बहुत निराश किया है। वह माफ़ी मांगने ही वाले थे कि कॉल कट हो गई। माही शांत थी। अब उसे ओबरॉय फैमिली की माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी, ना ही वह उनसे ज़्यादा संपर्क रखना चाहती थी। जो दूरी अभी बनी हुई थी वही सबसे सही थी। फोन में बीप की आवाज़ सुनकर विक्रम जी ने भारी मन से आह भरी। अगर गलती की है तो अब उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। भले ही माही उन्हें माफ़ ना करे, लेकिन उन्हें अपने किए को ठीक तो करना ही था। फोन रखने के बाद विक्रम जी ने बिना एक पल गवाए अपने सेक्रेटरी को कैबिन में बुलाया। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में सख्ती साफ झलक रही थी। उन्होंने भारी आवाज में कहा, कंपनी के लॉयर से कहो कि मेरे लिए तुरंत डिवोर्स एग्रीमेंट ड्राफ्ट करवाए। जो भी एसेट्स मेरी पत्नी को मिलनी चाहिए वो पूरी लॉ के मुताबिक डिवाइड हो। बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, इसलिए कस्टडी का कोई सवाल नहीं है। जल्दी से एग्रीमेंट तैयार होना चाहिए। यस सर, सेक्रेटरी ने आंखों में छुपे झटके को दबाते हुए जवाब दिया और बाहर चला गया। वह काफ़ी समय से जानता था कि विक्रम जी और अरनिया जी के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच जाएगी ये उसने कभी नहीं सोचा था। ऑफिस में भी सबको यही लगता था कि विक्रम जी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। इतनी अच्छी और काबिल बेटी माही होने के बावजूद अरनिया जी ने एक गोद ली हुई बेटी नताशा को सिर आंखों पर बैठा रखा था। ये बात किसी को भी समझ नहीं आती थी। सेक्रेटरी के मन में साफ था कि विक्रम जी एक अच्छे इंसान और एक जिम्मेदार आदमी है।
उन्होंने तो अपनी पत्नी को सिक्योर महसूस कराने के लिए जानबूझकर मेल सेक्रेटरी तक रखा, फिर भी उन्हें बदले में सिर्फ निराशा ही मिली। दूसरी तरफ फोन रखने के बाद माही ने नैतिक जी को कॉल किया और उन्हें मास्टर प्रेम की गिरफ्तारी की पूरी जानकारी दी। ये सुनकर नैतिक जी काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोले। अगर फ़ोन कॉल पर ना होते तो शायद उन्हें लगता कि वह सपना देख रहे हैं। इतने सालों की प्लानिंग, इतना सब सहना और सब कुछ अचानक ख़त्म हो जाना, उनके दिल में एक अजीब सी खालीपन की भावना थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, अजीब लग रहा है, इतने साल एक्टिंग करता रहा और वह इतनी जल्दी पकड़ा गया। अब ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचा। माही समझ गई कि उनके मन में क्या चल रहा है। उसने शांति से कहा, नैतिक जी, इतने साल अपमान सहकर आपने मेहरा फैमिली को बचाने का मौका दिया, यही सबसे बड़ी बात है। इन्वेस्टिगेशन में यह साफ निकला है कि जिन फैमिलीज ने मास्टरमाइंड की स्क्रिप्ट फॉलो नहीं की, वह कब की ख़त्म हो चुकी है। अगर आप एक्ट नहीं करते तो शायद युवराज और समीक्षा आज जिंदा भी ना होते। ये सुनते ही नैतिक जी ने राहत की लंबी सांस ली। उनकी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। थैंक यू माही, बस मेरे बच्चे सेफ रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माही हल्का सा मुस्कुराई। युवराज वाकई लकी है, उससे आप जैसे पिता मिले। थोड़ी और बातों के बाद कॉल कट हो गई। इधर जब डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार हो गया तो विक्रम जी ने अपने चारों बेटों को ऑफिस बुलाया। कमरे का माहौल भारी था। उन्होंने धीमी लेकिन ठंडी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारी माँ से तलाक लेना चाहता हूँ। ये सुनते ही चारों बेटे चौंक गए। सबसे पहले रणबीर ओबरॉय बोला, पापा, आप अब इस उम्र में यह सब क्यों करना चाहते हैं? पूरी जिंदगी जैसे तैसे काट ही ली है, अब तलाक लेकर और झंझट क्यों? इसके बाद कार्तिक ने पिता का चेहरा देखते हुए धीरे से पूछा, पापा, क्या मम्मी ने फिर कोई ऐसी बात कर दी है? हमें बताइए, हम समझाने की कोशिश करेंगे। करण ओबरॉय भी तुरंत बोला, हाँ पापा, पहले पूरा मामला तो बताइए। विक्रम जी ने सबसे बड़े बेटे आदित्य की तरफ देखा और पूछा, तुम क्या सोचते हो? आदित्य बिल्कुल शांत था। उसने सधे हुए शब्दों में कहा, अगर आपने फैसला कर लिया है तो हमारी सलाह बेकार है, और अगर आपने नहीं किया होता तो आप हम चारों को यहाँ बुलाते ही नहीं। विक्रम जी कुछ नहीं बोले, लेकिन अंदर ही अंदर वह संतुष्ट थे। आखिर उन्होंने सच बताया। जिस आदमी ने माही का अपहरण करवाया था वह पकड़ा जा चुका है। उसकी गवाही के मुताबिक नताशा की माँ ही वह औरत थी जिसने माही को अगवा किया था, और इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड नताशा का बायोलॉजिकल पिता है। नताशा को जानबूझकर ओबरॉय फैमिली में भेजा गया था। यह सब एक सोची समझी साजिश थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबसे पहले कार्तिक का गुस्सा फूटा, क्या नताशा हमारे दुश्मन की बेटी है? इतने सालों से हम दुश्मन की औलाद को पालते रहे, ये कितनी बड़ी विडंबना है। उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। असल में इस कहानी का सबसे बड़ा शिकार सिर्फ और सिर्फ ओबरॉय फैमिली ही थी।